आपको दो लेसन पढ़ा दिया गया है। पहला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस। दूसरा जो लेसन है वो गॉसेस थ्योरम या गॉस की प्रमेय। दो चैप्टर ख़त्म हो गए हैं। इसके न्यूमेरिकल्स, इसके नोट्स अच्छे से बना लीजिए आप, ठीक है। आज मैं तीसरा जो लेसन है वो शुरू कर रहा हूँ और ये 3 लेसन समाप्त हो जाएंगे तो जो सेकंड पार्ट आपका है, मैंने शुरुआत में ही जो पहला वीडियो था उसमें आपको बताया था कि 35 मार्क्स का फर्स्ट पार्ट से और 35 मार्क्स का सेकंड पार्ट से आता है। जो सेकंड पार्ट है उसमें ऑप्टिक्स स्पेशल रूप से है, तो मैं ऑप्टिक्स की शुरुआत करूँगा इस लेसन के बाद, ठीक है। 3 लेसन ये कंप्लीट हो जाए और उसके बाद मैं प्रकाश की शुरू करूँगा और उसमें जो पहला चैप्टर है वो आपको बताऊँगा, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और प्रकाश की में लास्ट में इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको ये बताता जाऊँगा कि कौन से डेरिवेशन के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है और कौन से जो है वो न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। ये जो पहला यूनिट है आपका है, इसमें 6 चैप्टर आपको मिलेंगे सिंपल सर्किट तक, सरल परिपथ तक। उसमें आपको न्यूमेरिकल भी अच्छे मिलेंगे और साथ साथ डेरिवेशन भी कुछ बीच में मिलते जाएंगे, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी जितना आप पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल आप एकदम शुरू से कंठस्थ करते हुए आ जाइए। आज जो तीसरा चैप्टर हमारा है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में या वैद्युत विभव के बारे में, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये सब तो आप जान चुके हैं, ठीक है। फिर ये वैद्युत विभव क्या है, ये कौन सी राशि है या इससे हमें किस चीज़ का ज्ञान होता है, ये हमको जानना है, ठीक है। तो देखिए जैसे आप द्रव स्थैतिकी में आपने पढ़ा है कि द्रव जो होता है वह ऊपरी सतह से निचले सतह की ओर अपने आप बहता है। आपको कुछ करना नहीं पड़ता। आप किसी प्लेन पर अगर द्रव को डाल दीजिए और द्रव फ्लो करना शुरू हो जाए तो आप जान जाएंगे कि उसकी एक सतह ऊपर है और दूसरी सतह नीचे है। अगर सतह के बीच में ज़्यादा अंतर होगा ऊंचाई में तो द्रव तेज़ी के साथ फ्लो होगा, और अगर ऊंचाई में थोड़ा कम अंतर होगा तो द्रव का जो प्रवाह है वो धीमी गति से होगा। बात क्लियर हुई। तो द्रव स्थैतिकी में जिस प्रकार से द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहता है, और ऊष्मागतिकी में आपने पढ़ा है कि ऊष्मा जो है वो अधिक ताप वाली वस्तु से, ठीक है, कम ताप वाली वस्तु की ओर गति करती है। जैसे दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु का ताप ऊंचा है, दूसरी वस्तु का ताप अपेक्षाकृत नीचा है। दो वस्तुएं हैं, एक का ताप ऊंचा है, दूसरे का नीचा है। जब दोनों को आप कांटेक्ट में लाएंगे तो ऊष्मा जो है वह ऊंचे ताप वाली वस्तु से नीचे ताप वाली वस्तु की ओर अपने आप चलना शुरू कर देगी, भले ही ऊंचे ताप वाली वस्तु में ऊष्मा की मात्रा कम ही क्यों ना हो, ठीक है। अब आप कहेंगे कि अगर ऊंचा ताप है ऊष्मा कम कैसे हो गई, ऐसा होता है, ठीक है। जैसे अगर किसी धातु के छोटे से टुकड़े को गर्म कर लिया जाए, किसी भट्टी में गर्म कर लें और गर्म करने के बाद उसको किसी तालाब के पानी में फेंक दिया जाए, तो तालाब के पानी को पूरा अगर आप देखेंगे एज ए होल तो ज़्यादा ऊष्मा उसके पास होती है, और उस धातु के टुकड़े के पास तांबे का टुकड़ा मान लीजिए है, तो उसके पास ऊष्मा की मात्रा अपेक्षाकृत कम है। लेकिन क्योंकि आपने गर्म कर दिया है तो धातु के टुकड़े का तापमान क्या हुआ, ऊंचा हो गया है। जब आपने उसको पानी में फेंक दिया तो क्या हुआ, ऊष्मा जो है ऊंचे ताप वाली वस्तु से हमेशा धातु के टुकड़े से निकल करके पानी में जाएगी, न कि पानी से निकल करके धातु के टुकड़े में आएगी। यद्यपि पानी के अंदर ज़्यादा ऊष्मा है फिर भी वह ऊष्मा प्रदान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका ताप नीचा है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ताप जो है वह भौतिक राशि है जो कि ऊष्मा स्थानांतरण की दिशा को प्रदर्शित करती है। उस ताप जो है वह भौतिक राशि है जो यह बताती है कि ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की तरफ होगा, या जल का प्रवाह ये बताता है कि किस तल से किस तल की तरफ होगा। उसी प्रकार से, ठीक है, सेम उसी प्रकार से वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में यदि किसी आवेश को हम छोड़ दें
ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश को गति कराना हो तो यह वैद्युत विभव जो है यह बताता है कि माफ कीजिएगा, उस आवेश का प्रवाह किस बिंदु से किस बिंदु की तरफ होगा। कहने का मतलब दो बिंदुओं के बीच अगर आवेशों का प्रवाह होना है तो किस बिंदु से किस बिंदु की तरफ आवेश का प्रवाह होगा, यह निर्धारित करने वाली जो भौतिक राशि है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। ये बात क्लियर हुई। अब ये कैसे निर्धारित कर देता है और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कितना होता है ये हम जानेंगे। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस एक राशि होती है विभवांतर। ठीक है, आपने नाम सुना होगा हाई स्कूल में भी, वैद्युत विभवांतर। ठीक है, ओम के नियम में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, ओम्स लॉ में कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के मान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो विभवांतर क्या होता है और फिर विभवांतर जानने के बाद आपको बताएंगे हम कि वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, दो अलग अलग राशियां हैं ये, वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव। चलिए तो पहले हम विभवांतर पे आ जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है कैपिटल क्यू, दिख रहा है, ये एक आवेश रखा हुआ यहाँ पे कैपिटल क्यू, प्लस आवेश धन आवेश है, और यहाँ से कुछ दूरी पर एक दूसरा आवेश रखा हुआ है Q0, ये परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश जो है एक अति सूक्ष्म धन आवेश होता है। ठीक है, जिसका मान अति अल्प होता है और यह किसी वस्तु पर, किसी बिंदु पर, ठीक है, जब हमको कोई चीज़ चेक करना होता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है या विद्युत विभव कितना है, तो इसको हम टेस्ट चार्ज के रूप में मानते हैं। ठीक है, बाद में इसको हटा लेते हैं क्योंकि हमने इसको माना है, बाद में इसको वहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो कहने का मतलब कि क्यू प्लस क्यू आवेश कैपिटल क्यू यहाँ पर रखा हुआ है एक स्थान पर, और यहाँ से कुछ दूरी पर एक बिंदु है बी, ठीक है, और Q0 आवेश आपका यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अगर प्लस क्यू आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक, बात ध्यान दीजिए, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है तो निश्चित रूप से इस आवेश के कारण यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न ही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E=1/4πε0 × Q/r²। कहने का मतलब आपने यहाँ आवेश रख दिया, इस जगह पे आवेश रखा तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, हर जगह आवेश होगा। दूरी जिस तरह बढ़ेगी घटेगी उस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, वो दूसरी बात है। कहने का मतलब कि यहाँ पर आपने प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है तो इसके कारण, ध्यान दीजिएगा, इसके कारण बिंदु बी पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र होगा निश्चित रूप से। अगर यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हम आर लेते हैं, आर, तो कितना वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे होगा इसको आप जान भी सकते हैं। E होगा 1/4πε0 के, अगर माध्यम बीच का है, इन दोनों के बीच का माध्यम जो है वो अगर के परावैद्युतांक का कोई माध्यम है तो के यहाँ लगा देंगे, इंटू यह आवेश क्यू है, Q/r²। इस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर यह बिंदु बी स्थित है तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, कैपिटल ई होगी। ठीक है, दिशा कहाँ होगी इसकी दिशा होगी बाहर की तरफ। कैपिटल ई की दिशा कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी, इधर की तरफ। वेक्टर ई की जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी। क्यों, क्योंकि ये धन आवेशित है। धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ होती है, बाहर की तरफ होती है। ये बात क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, अब वेक्टर ई की दिशा हो गई बाहर की तरफ, तो इसका मतलब कि बिंदु बी पर रखा हुआ अगर एक Q0 परीक्षण आवेश है तो यह अपने ऊपर एक बल का अनुभव करेगा। ठीक है ना, अरे भाई इसे किसी ई वैद्युत क्षेत्र में Q आवेश रख दिया जाए तो वह अपने ऊपर बल का अनुभव करता है ना, कितना अनुभव करता है, F=QE। तो वैसे ही ये बिंदु बी है, इस बिंदु बी पर Q0 परीक्षण आवेश रखा हुआ है तो यह अपने ऊपर एक बल का अनुभव करेगा, कितना,
एफ इक्वल टू क्यू जीरो ई के बराबर। तो हो जाएगा एफ ई बराबर क्या होगा, क्यू जीरो ई। ये बात क्लियर हुई। एफ ई बराबर क्यू जीरो ई। क्यू जीरो परीक्षण आवेश पर जो कि ई वैद्युत क्षेत्र में रखा है। ई वैद्युत क्षेत्र कहाँ से आया, क्योंकि क्यू आवेश पहले से यहाँ रखा हुआ था, इसलिए ई वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर क्रिएट हुआ है। ये बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत तो नहीं समझ में आ रही है। चलिए अब बल की दिशा कहाँ होगी, तो चूंकि क्यू जीरो जो आवेश है, आवेश तो अदिश राशि है, आवेश का अपना आवेश की अपनी कोई दिशा तो होती नहीं है, इसलिए बल की दिशा वही होगी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। और वैद्युत क्षेत्र कहाँ पर है, बाहर की तरफ है, तो बल भी कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। ये बात क्लियर हुई। बल कितना हुआ, बाहर की ओर। बल का मान कितना हुआ, एफ ई बराबर हुआ क्यू जीरो ई। एफ ई का मतलब एफ लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं इसको, एफ। एफ इक्वल टू हो जाएगा क्यू जीरो ई। ये बल काम कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, जब ये बल काम करेगा तो इसका मतलब है कि बाहर की ओर काम कर रहा है। अगर हम इस बिंदु बी पर रखे आवेश क्यू जीरो को, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, बिंदु बी पर रखे आवेश क्यू जीरो को अंदर की ओर लाना चाहें, अंदर की ओर मतलब कहाँ, जो पहले से आवेश क्यू रखा हुआ था उसकी तरफ, मतलब जो बल लगा है बाहर की तरफ, उसका विरोध करते हुए हम अंदर की ओर ले आए हैं, तो क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, निश्चित रूप से कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य कहाँ जाएगा, वह कार्य कहीं नहीं जाएगा, वह कार्य इस फील्ड में ही, इन दोनों, अगर यहाँ से उठा करके हम यहाँ रख रहे हैं तो इन दोनों बिंदुओं के बीच ही वो स्थिर रहेगा, स्थित रहेगा वो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये बिंदु आपका बी है और बी से हम ए तक वस्तु को ला रहे हैं, लाने में कार्य कितना किया गया, डब्लू। क्या कार्य किया गया, डब्लू कार्य किया गया, ठीक है, डब्लू कार्य किया गया। ये कार्य तो करना ही पड़ेगा, इतना तो क्लियर है। अरे भाई बल लगा रहे हैं अंदर की तरफ और विस्थापन भी दे रहे हैं, ठीक है, अंदर की ओर हम ला रहे हैं, यहाँ से बी से लाए अंदर की तरफ, तो बल लगा था बाहर की ओर, उसका अपोज करेंगे आप, तो बल लगाना पड़ेगा। उस बल और यहाँ से यहाँ तक जो विस्थापन हो रहा है, ठीक है, ये विस्थापन, बल गुणे विस्थापन को ही तो कार्य कहते हैं, मतलब कार्य हो रहा है। बात क्लियर हुई, ये कार्य हो रहा है। तो अगर क्यू जीरो आवेश को हम लाने में, क्यू जीरो आवेश को ले आने में डब्लू कार्य कर रहे हैं, बी से ए तक लाने में डब्लू कार्य किया गया, क्यू जीरो आवेश को लाने में डब्लू कार्य किया गया, तो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य हो जाएगा डब्लू अपान क्यू जीरो। और यही जो कार्य है, जो एकांक आवेश को, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच, यह वैद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदु हैं, इन दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया है, इसी कार्य को हम कहते हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर वी ए माइनस वी बी, ठीक है। ए बिंदु का विभव ऊंचा होगा, क्योंकि जितना ही अंदर वो बिंदु होगा उतना अंदर आप आएंगे तो कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा। जब कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा तो जिस बिंदु पर रखेंगे उस बिंदु का विभव ऊंचा हो जाएगा। तो इस बिंदु का विभव बहुत ऊंचा है, यहाँ वाला बिंदु जो है उसका और कम रहेगा, यहाँ का और कम रहेगा, यहाँ का और कम रहेगा, और बिंदु बी का विभव सबसे कम रहेगा, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी अर्थात दो बिंदुओं के बीच का जो ये विभवांतर है, ठीक है, इस विभवांतर का मान एकांक परीक्षण आवेश को, अब क्यू जीरो से डिवाइड कर दिया हमने, तो उसको हम क्या कहेंगे, एकांक परीक्षण आवेश। एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर दो बिंदुओं के बीच गति कराने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को ही हम कहते हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। क्लियर हुआ ये। अब इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक है, एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहा जाता है। या ऐसे कह लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति, ठीक है, किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहा जाता है। ये बात क्लियर हो गई, इतनी कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए विभवांतर में
ये W जो है क्या है, कार्य है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, जान ही रहे हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति। आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो आपसे पूछा जाए कि विभवांतर का मात्रक क्या है, तो आप बताएंगे जूल प्रति कूलाम। क्या बताएंगे, जूल प्रति कूलाम। और इसको क्या कहते हैं हम, वोल्ट कहते हैं। जूल प्रति कूलाम को क्या कहा जाता है, वोल्ट। इसको क्या कहते हैं, वोल्ट। अगर वोल्ट को परिभाषित करना है कि एक वोल्ट क्या चीज है, एक वोल्ट कितना विभवांतर होगा, तो एक वोल्ट का मतलब हुआ 1 जूल बटे 1 कूलाम। 1 जूल बटे 1 कूलाम हो जाए तो 1 वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब यदि 1 कूलाम आवेश को, यदि 1 कूलाम आवेश को, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े। 1 कूलाम आवेश को या एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है वह क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। बात क्लियर हो गई, 1 वोल्ट ये कहलाता है। ठीक है, इसको समझ गए होंगे आप, विभवांतर क्या चीज होती है। अब जरा विभव में आ जाते हैं, ठीक है, किसमें आते हैं, विभव में आ जाते हैं हम। विभव के लिए विभवांतर जो होता है, जाहिर सी बात है विभव का अंतर ही विभवांतर है। तो विभवांतर जो होता है वो हमेशा दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है। मतलब जैसे विभवांतर कहा जाए तो आप जान जाएंगे कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव का डिफरेंस है ये। जैसे यहाँ पर क्या है, विभवांतर क्या है, बिंदु ए और बिंदु बी दोनों बिंदुओं के बीच के विभव का ये डिफरेंस है, अंतर है विभवांतर। लेकिन जब विभव कहा जाए आपसे या पोटेंशियल कहा जाए तो आप जान जाएंगे कि विभव जो होता है वो हमेशा किसी बिंदु का होता है, एक बिंदु का। ठीक है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे हम। अगर यही बिंदु बी क्या है, जहां से हम आवेश को अंदर ले आ रहे थे, यही बिंदु बी हमारा दूर होते 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 कहां चला जाए, अनंत पे। बिंदु बी हमारा कहां चला जाए, अनंत पे चला जाए। ठीक है, बिंदु बी यदि अनंत पर चला जाए तो अनंत से, ठीक है, अनंत से इस Q0 आवेश को ला करके कहाँ रखा जाए, बिंदु ए पर। मतलब जो हमारा बिंदु बी है वो कहाँ हो जाए, अनंत पर हो जाए। तो अनंत से उसी आवेश को, जो आवेश हम बिंदु बी से बिंदु ए तक ले आ रहे थे, उसी आवेश को हम बिंदु बी से नहीं ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, उस आवेश को हम अनंत से ला रहे हैं। तो Q0 आवेश जो हमारा है वो अनंत से ला करके कहाँ, वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु ए पर रखा जा रहा है। तो उस समय जो कार्य करना पड़ेगा, उस किए गए कार्य और इस आवेश के मान की जो निष्पत्ति है उसको हम क्या कहेंगे, इस बिंदु का विभव कहेंगे। क्लियर बात हुई। तो यहाँ पर W/Q0 इक्वल टू जो VA माइनस VB था वह VB की जगह क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट VA माइनस V इनफाइनाइट। तो अनंत जो होता है, अनंत पर विभव का मान शून्य माना जाता है। अनंत पर क्या माना जाता है, विभव का मान शून्य। अनंत का विभव होता है शून्य, तो V इनफाइनाइट का मान हो गया 0। तो ये हो जाएगा VA माइनस 0 यानी VA। तो हो जाएगा VA इज इक्वल टू W/Q0। VA क्या है, A बिंदु पर विभव है। तो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से ला करके वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखने में जो कार्य किया जाता है वह कार्य, और उस परीक्षण आवेश जो कि ला रहे हैं, उस परीक्षण आवेश के मान की जो निष्पत्ति होती है उसी को हम कहते हैं उस बिंदु पर विभव। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर विभव, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। ठीक है, मात्रक वही है, इसकी विमा मात्रक सब वही आएंगे। भाई यहाँ भी कार्य का मात्रक है जूल और आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम यहाँ भी मात्रक इसका हुआ। बात क्लियर हुई। तो 1 वोल्ट विभव कितना कहलाएगा,
अगर हम 1 कूलाम आवेश को अनंत से ला करके वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखें और हमको 1 जूल कार्य करना पड़े, 1 कूलाम आवेश को अनंत से लाकर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु का पर्टिकुलर बिंदु का जो विभव है वो क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। बात क्लियर हुई? तो मात्रा किसका भी वही है, जूल प्रति कूलाम। अब जरा वीमा में आ जाइए। वीमा आप जानते होंगे, बहुत सिंपल सी चीज है, जूल प्रति कूलाम ये मात्रक हो गया, ठीक है। न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर बटे कूलाम। क्यू इक्वल टू क्या होता है? आई टी होता है ना, क्यू इक्वल टू होता है आई टी। तो आई का मतलब धारा, धारा को दिखाते हैं एम्पियर से और समय को दिखाते हैं टी से। न्यूटन मीटर, ठीक है, बल का मात्रा न्यूटन। तो न्यूटन की जो विमा होती है वो एम एल टी माइनस 2 होती है, और यहाँ मीटर लगा है, एल अलग से लगा है, तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। न्यूटन मीटर मतलब जूल है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइड बाई ए इंटू टी, ऐसे ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 3 ए पावर माइनस एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 3 ए पावर माइनस 1। ये विमा है। किसकी विमा है ये? यह वैद्युत विभव की विमा है या वैद्युत विभवांतर की विमा है। दोनों के मात्रक, दोनों की विमा एक ही है, दोनों एक ही चीज है। बस विभवांतर जो होता है वह वैद्युत क्षेत्र के भीतर 2 बिंदुओं के बीच का होता है, विभव जो होता है वह वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु का होता है। यह दोनों में बेसिक अंतर है, ठीक है, समझ गए होंगे आप इसको। अच्छा, वैद्युत विभव का अपना एक विशेष महत्व है, ठीक है। वैद्युत विभव में 2 बिंदुओं के बीच या 2 वस्तुओं के बीच आवेशों का प्रवाह अगर हो रहा है, ठीक है, जैसे एक वस्तु है, ठीक है, उसका विभव ज़्यादा है, दूसरी वस्तु है उसका विभव कम है, दोनों वस्तुओं को आपने जोड़ दिया, ठीक है, तो हमेशा आवेशों का जो प्रवाह है वह उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, मतलब हमेशा जो करंट फ्लो होगी, धारा फ्लो होगी, आपको ये पता है कि वैद्युत धारा तभी फ्लो होती है, तभी बहती है जब एक ऊंचे विभव वाली वस्तु हो या और एक नीचे विभव वाली वस्तु हो, या कोई ये मान लीजिए चालक हमारा है, इस चालक का एक सिरे का विभव ऊंचा हो जाए, दूसरे का नीचा हो जाए, तभी धारा बहेगी, अदरवाइज नहीं बहेगी। जैसे किसी समतल स्थान पे छोड़ दिया जाए जल को तो बहेगा, वो समतल स्थान पर जल को छोड़ दिया जाए तो वो नहीं बहेगा जब तक इसके एक तल को ऊंचा नहीं करेंगे हम। तो वैसे ही इस चालक में धारा तब तक नहीं बहेगी जब तक इस सिरे का विभव ऊंचा नहीं हो जाता, इसका नीचा नहीं हो जाता। अब चाहे उसको आप बैटरी के माध्यम से दीजिए या किसी अन्य विधि से आप एक बिंदु का विभव ऊंचा कर दीजिए, ठीक है। बैटरी के माध्यम से या सेल के माध्यम से हम क्या करते हैं, एक सिरे का जो वोल्टेज है वो हाई कर देते हैं, दूसरे का लो कर देते हैं, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ करंट जो है वह फ्लो होती है। तो हमेशा वैद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वह अधिक विभव से कम विभव की तरफ होता है, ठीक है। बात समझ आई नहीं आई? जैसे एक वस्तु है, इसका विभव ऊंचा है, दूसरे का नीचा है, तार के माध्यम से आप जोड़ देंगे तो करंट हमेशा ऊंचे से नीचे की तरफ बहेगी। उसमें चालक के आकार पर, चालक के आयतन पर, चालक यह निर्भर नहीं करेगा, चालक की प्रकृति पर, इन सब पर निर्भर नहीं करेगा कि करंट कहाँ पर फ्लो होगी, ठीक है, इस पर निर्भर नहीं करेगा। बस निर्भर इस पर करेगा कि विभव किसका ऊंचा है। भले ही वो बड़े आकार का चालक हो, छोटे बड़े आयतन वाला चालक हो, ठीक है, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, लेकिन कुछ नहीं, जब तक विभव ऊंचा नहीं होगा तब तक वहाँ से वैद्युत धारा निम्न विभव की तरफ नहीं बढ़ेगी। ये बात क्लियर हुई? इसलिए वैद्युत विभव का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। निर्देश के रूप में जो पृथ्वी का विभव है, समझ रहे हैं, पृथ्वी का विभव वह शून्य माना जाता है।
निर्देश के रूप में हम दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, निर्देश के रूप में दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर एक प्रयोग कर दिया कि अनंत से ला करके यहाँ पर रखा। अनंत क्यों लिया? क्योंकि अनंत पर जो विभव है वो शून्य माना जाता है, ठीक है। इसलिए अनंत जो होता है उसको विभव के एक निर्देश के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। वैसे ही जैसे अनंत का जो विभव है शून्य होता है, वैसे पृथ्वी का विभव भी शून्य होता है। जैसे अनंत का विभव शून्य, वैसे पृथ्वी का विभव भी शून्य होता है। समझ बात आई ना? दोनों विभव क्या होता है? शून्य होता है। क्यों शून्य होता है? पृथ्वी का विभव जो होता है क्यों शून्य होता है? क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे धारिता। धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। जैसे कोई 2 लीटर का बर्तन है तो उसके धारण करने की क्षमता 2 लीटर है, मतलब 2 लीटर से ज़्यादा पानी उसमें आ नहीं सकता, ठीक है। वैसे ही हर वस्तु जो होती है, कोई चालक है, उसके आवेश ग्रहण करने की एक क्षमता होती है। ऐसा नहीं कि उसको आप आवेश देते जाइए वो लेता जाएगा। उसकी एक लिमिट है, एक निश्चित लिमिट से ज़्यादा आवेश वह ग्रहण नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए प्रत्येक वस्तु जो होती है उसकी एक अलग धारिता होती है। तो जो हमारी पृथ्वी होती है, यह अगर देखा जाए तो आवेशों के दृष्टिकोण से, ठीक है, इसमें आवेश अगर हम दे दें इसको ज़्यादा आवेश तो भी यह ग्रहण कर लेती है, या पृथ्वी से आवेशों को निकाल लिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी जो धारिता होती है वो अनंत होती है। कितनी होती है? धारिता कितनी होती है? अनंत होती है, ठीक है। जैसे समुद्र होता है, समुद्र में हम 2-4 बाल्टी पानी डाल दें या 2-4 बाल्टी पानी निकाल लें, समुद्र के लेवल में कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। वैसे पृथ्वी जो है ऐसी चालक हमारी है कि उसको हम आवेश दे दें कुछ या वहाँ से आवेशों को निकाल लें तो पृथ्वी के अपने आवेशों के स्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं? इसलिए पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? अनंत होती है। पृथ्वी की धारिता, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? अनंत होती है। और धारिता में और वोल्टेज में एक संबंध होता है कि जिस वस्तु की धारिता इनफाइनाइट होगी, अनंत होगी, ठीक है, उस वस्तु का जो विभव है वो शून्य होगा। तो पृथ्वी की धारिता क्योंकि अनंत होती है, इसलिए पृथ्वी का विभव क्या होता है? शून्य होता है। ये क्लियर हो रहा है? पृथ्वी की धारिता जो है वो अनंत है, इसलिए पृथ्वी का विभव शून्य है। तो ये आप समझ गए होंगे। आज आपको बताया हमने पृथ्वी का विभव क्या होता है, पृथ्वी की अनंत का विभव क्या होता है, और दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है, ठीक है ना। अब जैसे हम निकाले थे कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, वैसे हम देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम जाएं तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर का सूत्र कैसे निकलेगा, वो सूत्र हम देखेंगे। ध्यान दें इस चीज़ को। जैसे एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में हमने एक Q आवेश रखा हुआ है, तो उस आवेश से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु है तो उस बिंदु पर विभव का मान क्या होगा। जैसे वहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला था, वैसे हम क्या निकालेंगे? वैद्युत विभव का मान निकालेंगे, ठीक है। तो ये हम आपको छोटा डेरिवेशन है, इसको हम आपको कल वाले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।